स्वागत है आपका फिर से एक नई दास्तां की ओर। आज की ये जो कहानी है, जो हकीकत है, ये अपने आप में एक ऐसी रूह को हिला के रख देने वाली, मानवीय संवेदनाओं को झंझोर के रखने वाली वो हकीकत है जो अपने आप में वक्त के साए, हालात, परिस्थितियाँ और स्वरूप और एक ऐसी अनकही, अनसुनी दास्तां आप कह सकते हैं, जो ज़मीन और आसमां के बीच जो फासला है, उस फासले को तय करने का काम करती हैं। और जो कहा गया है कि आज ये जो समा है ये कल हो ना हो, आज जो लम्हा है वो कल हो ना हो, आज जो फसाना है वो कल हो ना हो, जो तराना आज है कल कहीं कुछ और, कहीं कुछ और, कहीं कुछ और सही, जो आज जो पल है वो मेरे साथ होना हो। जी हाँ, ये कहानी है रशिया के ज़ार की। वो आखिरी रशिया के महाराजा थे जिन्हें उनके पूरे परिवार के साथ गोलियों से छल्ली कर दिया जाता है, भून दिया जाता है और एक युग का समापन हो जाता है। ये अपने आप में एक ऐसी दास्तां है जिसे सुनकर हमारे अंदर की जो जो एक इंसान की जो आत्मा है, या जो जो आपका जो अस्तित्व है, वो हिल जाएगा। और आप अपने आप से प्रश्न करेंगे कि जो आज मैं सो रहा हूँ, आज जो मैं अपनी नींद पूरी कर रहा हूँ, ये जो वक्त मेरे साथ है, ये जो हकीकत मेरे साथ है, जो तराने मेरे साथ हैं, ये जो लम्हा मेरे साथ है, क्या कल ये ऐसा ही रहेगा, या कल का जो सवेरा है, या कल की जो आने वाला जो जो लम्हा रहेगा वो मेरा साथ देगा, या सारी चीज़ें वैसी रहेंगी, या कोई नया तराना, या कोई नया नया जो फसाना कहें, या नया जो है एक रूप कहें, जिस रूप का नाम ही ज़िंदगी है। इसलिए कहा गया है कि जो कुछ है आज, ज़रूरी नहीं कि वो कल एक जैसा हो, लेकिन जो भी हो, आपको आगे बढ़ते जाना है, आगे चलते जाना है, और इसी चलते जाने का नाम ही ज़िंदगी है। चलिए कहानी की तरफ मैं आपका रुख मोड़ता हूँ, और ये कहानी जो है, ये जो रशिया के आखिरी ज़ार की जो कहानी है, इसे आप तक पहुँचाने का काम करता हूँ। ये कहानी है निकोलस II की। ये रशिया के आखिरी ज़ार थे। अगर मैं बात करूं, साइबेरिया में इरुक्शुक नाम से एक जगह है। 1916 की ये बात है। निकोलस II वहाँ पे जाते हैं एक चीफ गेस्ट की भूमिका में। ये वहाँ के एक अकाउंट होल्डर होते हैं, एक शान होते हैं। ये महफिल सजी जाती है उनके लिए, और उस इलाके में वर्ल्ड वार की मुसीबतों से वो इलाका जूझ रहा था, और उस मीटिंग को ये लीड करते हैं ताकि वहाँ पे कुछ जो व्यवस्था है उसे इम्प्रूव किया जा सके, बेटर किया जा सके, और उस रीज़न को तैयार किया जा सके इस लड़ाई से निपटने में, और साथ ही साथ लोगों की जीवन में जो है उस जीवन को, इस को किस प्रकार आप जो है चीज़ों को नॉर्मल कर सकते हैं, सामान्य कर सकते हैं, जीवन को जीवन व्यापन के रास्ते पर वापस ला सकते हैं। इसलिए एक मीटिंग रखी गई थी जिसके ये मुख्य अतिथि थे। वक्त क्या होता है, समय क्या होता है, परिस्थितियाँ क्या होती हैं, सितारे क्या होते हैं, या किस्मत कहें, 1 साल के बाद ही साइबेरिया में इर्कशुक जगह में ही निकोलस II वापस आते हैं, अपने परिवार के साथ आते हैं, लेकिन इस बार वो मुख्य अतिथि नहीं बल्कि कैदी के रूप में आते हैं। फरवरी 1917, रशियन जो एडमिनिस्ट्रेशन है, रशियन रिवॉल्यूशन होता है, रशियन 1917 में रशियन जो क्रांति होती है, जो निकोलस II हैं, देखें वो एक महाराजा थे, और उससे उनके पहले जो महाराजा थे, ज़ार थे रशिया के, उनकी ताकत अपने रीजन में कम होती जा रही थी। इनके कारण आप इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कहें, इकोनॉमिक डिप्रेशन कहें, यूरोप का प्रेशर कहें,
जो भी आप नाम देना चाहें, उनकी जो होल्ड था, जो अथॉरिटी थी, उसके उतना कंट्रोल उनका नहीं था, और पावर आते आते निकोलस II तक बहुत कम हो गई थी। तो कहीं ना कहीं वो नाम के लिए वहाँ के जार रह गए थे। तो ये चीज़ें एक दिन में नहीं होती हैं, ये युग होता है, और ये युग और इसका समापन ऐसे होगा, ये शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। रशियन क्रांति के बाद फरवरी 1917 में जो रशियन एडमिनिस्ट्रेशन रहती है, क्योंकि निकोलस II वहाँ के एक राजा होते हैं, तो उनको एक रिस्पेक्टफुल तरीके से आप ये कह सकते हैं कि उन्हें नज़रबंद रखा गया था। उन्हें दबोलस करके एक जगह है रशिया में, एक्टेरियन-इटनबर्ग जो है, वहाँ पे उनको अपने फैमिली के साथ रहने के लिए एक महल में, आप ये कह सकते हैं कि रशियन एडमिनिस्ट्रेशन, या आप उसको सही नाम देना ये सही रहेगा कि यूरल एग्जीक्यूटिव कमेटी, यूरल एग्जीक्यूटिव जो कमेटी है वो निर्णय लेती है कि उन्हें एक्टेरियन-इटनबर्ग में रखा जाए अपने परिवार के साथ। निकोलस II एक शाही परिवार, राजा परिवार से वो बिलोंग करते थे, आखिरी वहाँ के ज़ार थे। उनका उस रीज़न पे एक अपना महत्व था, उनकी एक अपनी इम्पोर्टेंस थी। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, उनकी जो ताकत थी, उनका जो कमांड था, उसका अस्तित्व कम हो गया था, उसका महत्व ना के बराबर रह गया था। और कहीं ना कहीं रशियन रिवॉल्यूशन के बाद और वर्ल्ड वॉर की जो हानि रही, या लोगों को उनके कुछ निर्णय पसंद नहीं आए, या ओवरऑल जो जिस प्रकार से आप कहना चाहें कि वो नाम के लिए एक राजा रह गए थे, और रशियन रिवॉल्यूशन के क्रांति के बाद तो उनको आड़े हाथों वहाँ के लोगों ने ले लिया था। शायद उनके कुछ फैसले से वो संतुष्ट थे, और शायद कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो अपनी खामियों के चलते या मजबूरियों के चलते मजबूर हुए इस परिस्थिति में आने के लिए। 16 जुलाई 1918 रात के 1:30 बजे थे। यूरोस्की नाम के एक शख्स होते हैं जिनको यूरल एग्जीक्यूटिव कमेटी ये आदेश देती है कि आपको इस शाही परिवार को ख़त्म करने का काम करना है। यूरोस्की के पास गोल्ड पिस्टल रहती है, एक माउज़र रहती है, और वो जो हैं उनको एक आदेश मिलता है, रात के लगभग 1:30 बजे होंगे, उनको एक ग्रीन चिट मिलती है यूरल एग्जीक्यूटिव कमेटी की ओर से, रशियन एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, कि आप आगे बढ़ें और निकोलस II और उनके परिवार को ख़त्म कर दें। यूरोस्की जो हैं जिस महल में उन्हें नज़रबंद किया जाता है, वहाँ पे जाते हैं, उसका गेट खड़खड़ाते हैं। गेट खड़खड़ाते हैं तो सबसे पहले जो हैं शाही परिवार के जो डॉक्टर होते हैं, जो डॉक्टर हैं उनका नाम होता है यूकिन पॉटकिन, वो जो हैं गेट ओपन करते हैं, और यूरोस्की जो हैं उन्हें कहते हैं कि जैसा कि आपको मालूम है डॉक्टर साहब की परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं, इंटर जो रिवॉल्यूशनरी हैं, जो क्रांतिकारी हैं, वो ध्वस्त कर रहे हैं, पूरे शहर को जला दिया गया है, और उनको महाराज के ठिकाने का पता तो है ही है, और साथ में सुरक्षा एजेंसी उसका ये मानना है कि आप जो हैं शाही परिवार को बेसमेंट में ले जाएं, किसी वक्त भी बिल्डिंग पर आक्रमण हो सकता है और उनकी जान को खतरा है, तो आपसे अनुरोध है कि आप निकोलस II, उनके पूरे परिवार जिसमें उनकी 4 बेटियां, एक बेटा है, उनकी वाइफ है, उन सबको बेसमेंट की तरफ रवाना करने के लिए आप जो है उन्हें आग्रह करें, आदेश दें। डॉक्टर पॉटकिन वक्त की सहजता को समझते हुए अपना ये जो मैसेज है, जो मैसेज यूरोस्की उन्हें पास करते हैं, वो राजा तक पहुंचाते हैं, और लगभग 40 मिनट या 40-50 मिनट के अंतराल में पूरा शाही परिवार तैयार हो जाता है नीचे बेसमेंट में जाने के लिए। अब जो है अगर आप बात करें तो राजा जो हैं और जो उनके जो बेटे हैं अलेक्सिस, उनकी उम्र, राजा जो निकोलस थे उनकी लगभग 50 साल उम्र थी, और जो अलेक्सिस हैं उनके जो बेटे थे उनकी 13 साल की उम्र थी, और वो जो हैं अपने फ़ौजी ड्रेस में तैयार होते हैं, और उनके बूट होते हैं फ़ौज की, उनकी जो शाही परिवार की जो आर्मी की जो ड्रेस होती है उसमें वो रेडी होते हैं, और वो उनकी जो वाइफ होती हैं अलेक्जेंड्रा, जिनकी उम्र लगभग 46 ईयर्स की रही होगी, 40 वर्ष की रही होगी, वो भी अपना तैयारी करती हैं। उनकी जो बेटी हैं ओल्गा, मैरी, त्रियाना और एनमेस्ट्रिया,
एनेस्टेशिया, अगर मैं उनका नाम सही से प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ तो एनेस्टेशिया, ये उनकी 4 बेटियाँ होती हैं। ज़ार का अपना एक नाम का एक महत्व रहता है, एक लेगेसी रहती है। आप उस क्षेत्र के राजा हैं। एक राजा को ख़त्म करने का या उनके परिवार पे अटैक, आक्रमण करने का मतलब ये है कि आप एक पूरे रीजन को ध्वस्त कर रहे हैं। और यूरल कमेटी जो थी वो इनके कामों से, इनके कुछ पॉलिसीज़ से, या आप ये कह सकते हैं कि इनका जो रवैया रहा उससे नाखुश थे। और उनका ये मानना था कि जो निकोलस II के जो रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, या जो उनका जो महकमा है वो रशिया, सोवियत यूनियन जो उस समय था उसके ऊपर आक्रमण करने का काम कर रहा है, सोवियत यूनियन को तोड़ने का काम कर रहा है, और ये हित में नहीं है उस क्षेत्र के। और 16 जुलाई 1918 को इन्हीं सब गतिविधियों के चलते निकोलस II आज इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में वो उनका परिवार आके खड़ा हो गया था। इस कहानी के रेफरेंस में जो 2 किताबें जो लिखी गई हैं, जो काफ़ी फेमस भी हुई हैं, द लास्ट ऑफ द ज़ार्स, द रोमनोवस, द फाइनल चैप्टर, ये बुक हैं जिनसे आप रेफरेंस भी ले सकते हैं इनकेस अगर आपको हिस्ट्री पढ़ना, इतिहास पढ़ने का शौक़ है, आपको अच्छा लगता है इतिहास से अपने आप को रूबरू करने का, तो ये 2 किताबें आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होंगी, खासकर रशियन हिस्ट्री के बारे में। बेसमेंट की तरफ रवाना होते हैं। सबसे पहले निकोलस II जो राजा हैं, जिनकी उम्र 50 साल है, वो होते हैं। उनकी बाहों में उनका जो बेटा है अलेक्सिस, क्योंकि उनको वो एक पैरों से चलने में असमर्थ रहते हैं, वो अलेक्सिस जिनकी 13 साल उम्र है, उनको वो गोदी में उठाते हुए बड़ी सहजता के साथ आगे बढ़ते हैं। उनके बाद उनकी जो वाइफ अलेक्जेंड्रा वो रहती हैं, फिर उनकी बेटी ओल्गा, तेरियाना, मैरी और एनेस्टेशिया जो हैं ये पीछे पीछे उनके आती हैं। और नीचे जब वो बेसमेंट में आते हैं तो बेसमेंट पूरा खाली होता है, उसमें कोई फर्नीचर, कोई बैठने का व्यवस्था नहीं, कोई बेड नहीं, कोई लेटने की व्यवस्था नहीं, पूरा एम्प्टी रहता है। थोड़ी हैरानी ज़रूर होती है, लगभग 11 बाय 13 का वो एक छोटा सा कमरा होता है, एम्प्टी वो पूरा रूम होता है, और कुछ भी वहाँ पे नहीं होता है। तो इस मंज़र को देखते हुए निकोलस II ये आदेश देते हैं या आग्रह करते हैं कि उनके लिए 2 कुर्सियों का जो है बैठने का इंतजाम किया जाए, 2 कुर्सियाँ मंगवाई जाएँ। 2 कुर्सियाँ आती हैं जिस पे वो अपने जो बेटे हैं अलेक्सिस उनको बैठा देते हैं, और जो अलेक्जेंड्रा हैं वो बैठ जाती हैं। और इसी दरमिया जो हैं, जो यूरोस्की होते हैं, जो इस ग्रुप को लीड करते हैं, जिन्हें जिम्मेवारी मिलती है राजा शाही परिवार को ख़त्म करने की, वो अपने 11 साथियों को इनपुट देते हैं, और 11 लोग जो है कमरे में आ जाते हैं। और यूरोस्की जो हैं लीड करते हुए अपने जो कागज़ है, जो चिट उन्हें मिलता है यूरल एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ से, उसे निकाल के पढ़ते हैं, और वो कहते हैं कि निकोलस II, आपके जो रिलेटिव हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो दुश्मन के साथ मिलके सोवियत यूनियन के टुकड़े करने में लगे हुए हैं, तुलाजा हैं, और इसी के चलते आपको फांसी दी जा रही है, आपको आपके पूरे परिवार के साथ ये मौत की सज़ा सुनाई जा रही है, क्योंकि आप देश को तोड़ने का आपने काम किया है, और आप इसके लिए जिम्मेवार हैं, और आपको इस वजह से आपके पूरे परिवार का खात्मा होगा। निकोलस II जब ये सुनते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसकती है। जाहिर सी बात है, कोई भी इस परिस्थिति में होगा, अपने परिवार पे ऐसी मुसीबत आ पड़े तो होश ठिकाने तो रहता नहीं है। वो फिर यूरोस्की की तरफ आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, क्या कहा तुमने अभी, तुमने मुझसे अभी क्या कहा, क्या है ये, क्या कहा तुमने? तो बड़ी सहजता से यूरोस्की जो हैं फिर से उस कागज़ की तरफ देखते हुए कहते हैं कि सोवियत यूनियन के टुकड़े करने के आरोप में यूरल एग्जीक्यूटिव कमेटी ये निर्णय लेती है कि आपके पूरे परिवार को मौत की सज़ा दी जाती है। इतना कहने के बाद ब्लैक पॉइंट से वो निकोलस II की तरफ निशाना साधते हैं और राजा का खात्मा करते हैं। 11 साथी पहले से ये सबको टास्क असाइन कर दिया जाता है कि आपने किस फैमिली मेम्बर को मारना है, और सभी बड़ी क्रूरता से राजा के बेटे, उनकी 4 बेटियां और रानी के ऊपर गोली फायर करते हैं। वो इस प्रकार से खड़े रहते हैं कि 5 आगे हैं तो 5 पीछे हैं,
तो ये भी कहा गया है, ये भी किताबों में ये बताया गया कि जब वो फायर करते हैं तो कुछ जो आगे खड़े थे उनके कंधे से गोली हुई जाती रहती है, तो जो आगे खड़े थे उनके कंधों पे भी गोली के निशान या गोली के जो छर्रे हैं वो नज़र आते हैं। तो ये भी किताब में दर्शाया गया था कि इस हैवानियत के साथ ये चीज़ हुई। ये निर्णय हुआ था कि आप दिल पे ही निशाना साधेंगे और दिल पे ही खात्मा करेंगे ताकि तकलीफ़ कम हो और खून जो है कम बहे। तो दिल पे गोलियां मारी गई, दिल पे निशाना बनाया गया। हालांकि क्रूरता का जो मैंने जिक्र करा, क्रूरता का जिक्र ये रहा कि जो अलेक्सिस थे, जब वो उनको गोली लगी तो वो अपने पिता की कमीज़ को पकड़ने का प्रयास कर रहे थे, जिनकी 13 साल उम्र थी। तो बड़ी क्रूरता से यूरोस्की की टीम में से ही कोई आता है, वो अपने जूतों से उनके हाथ को वहाँ रगड़ देता है। जो अलेक्जेंडर हैं उनके साथ भी जो है बड़ी जलीलता भरी जो है उनको, जब वो मरती हैं तो क्रॉस का जो साइन होता है, क्रिश्चियन धर्म क्रॉस साइन जो बनाने का काम करती हैं, तो उनको बीच में ही धर्म के नाम उनको जो है वहाँ पे भी बड़ा उनके साथ एक अमानवीय व्यवहार किया जाता है। और ओल्गा, त्रियाना, मैरी, एनेस्टेशिया जो हैं उनको भी जो है गोली मारी जाती है। और जो क्रॉस का साइन, अगर एनेस्टेशिया जो क्रॉस का साइन बनाने का प्रयास करती हैं, उनको भी जो है बड़ी क्रूरता से दोबारा जो राइफल से गोली मारी जाती है। ये एक ऐसी दास्तां है, एक ऐसी हकीकत है जो वास्तव में अविश्वसनीय है, लेकिन ये इतिहास का वो पन्ना है जो हकीकत के दरमियान समेटा हुआ है और जो फासला है ज़िंदगी और मौत के उसे तय करता है। और आसमां ज़मीं या ज़मीं आसमां से कहती है कि कहीं तो मिल, कहीं तो मिल, कहीं ये आग कहीं तो बुझ, कहीं तो बुझे तू आग, कहीं तो मिल, कहीं तो सवेरा हो, कहीं तो अंधेरा हो। ये कहाँ तो अंधेरा है, कहाँ ये रोशनी है, ये गुफ्तगू क्या है, ये बात क्या है, ये नाराज़गी क्या है, ये खून क्या है, ये फरेब क्या है, ये मौत क्या है अगर कुछ तो ये सच क्या है। रात को ही जब सबको गोली मार दी जाती है तो जो यूरोस्की हैं वो सभी बॉडीज़ को ट्रक के माध्यम से जो जंगल होता है आसपास, जो जगह पहले से तय की जाती है वहाँ पे लेके जाते हैं। वहाँ पे जो गड्ढा बॉडीज़ के लिए होता है यूरोस्की, उसमें एक बम डाल के उस गड्ढे को और गहरा करने का काम करते हैं। और उसके बाद जो डेड बॉडीज़ होती हैं उन्हें घास पर लेटाया जाता है। सभी बॉडीज़ को जो है वहाँ पे निवस्त्र किया जाता है। और उसके बाद उन्हें उनके जो जो कपड़े होते हैं उनको चाहे उनके बूट हों या उनके जो कपड़े हैं, बेल्ट हैं, जो भी सब चीज़ों को वहाँ पे जलाने का वो काम करते हैं। और फिर उनको वहाँ पे दफनाया या उनको उनके शरीर को जो है आखिरी यात्रा के लिए वहाँ पे वो गड्ढों में जो है अपने धर्म के अनुसार कहें या बड़ी निर्ममता से जो है वो निकोलस टू, उनकी वाइफ, उनकी 4 बेटियां और उनके बेटे को वहाँ दफनाया जाता है। यूरोस्की ने अपने जीवन के आखिरी लम्हों में ये जो घटना घटित हुई उसका विवरण देते हुए कहा है कि उनकी टीम ने ज़रूर वहाँ पे जिस प्रकार जो टास्क था कि आपको सिर्फ गोली मारनी है, उससे आगे बढ़कर उन्होंने जिस तरीके का व्यवहार पूरे राजशाही परिवार के साथ किया वो उचित नहीं था उनकी नज़र में भी, और वो इसके लिए जो हैं दुखी हैं और शायद शर्मिंदा हैं। तो ये रशिया के आखिरी ज़ार महाराजा निकोलस टू, या ये कहें कि रशिया के आखिरी राजा की कहानी थी। कैसे रशियन क्रांति के बाद उन्हें एक्टेरियनिटनबर्ग में नज़रबंद किया जाता है, उनके परिवार को मौत के घाट उतारा जाता है। और कैसे एक राजा, ये जो दास्तां है या ये जो ताकत का जो ब्यौरा है या जो कमांड है वो एक दिन में कम नहीं होती है। इसमें सदियां लगती हैं,
इसमें काफ़ी समय लगता है, लेकिन एक राजा होता है और वक्त के आगे जैसा कहा गया है कि राजा से कलंक और कलंक से राजा, ये वक्त की चाल है, ये ना तू समझ पाया। जब सोया है आज तो कल क्या होगा, कल है आज तो फिर परसों क्या होगा, और परसों अगर है आज तो कल क्या होगा। ना हकीकत पता है ना दास्तां पता है, हम चले जा रहे हैं और जीवन इस चलने का ही नाम है, तो चलते रहें। हमें उम्मीद है कि रशिया के आखिरी ज़ार की ये कहानी आपको बड़ी दिलचस्प लगी होगी। आपको इसे पढ़कर कहीं ना कहीं झिझोर कर ज़रूर इस कहानी ने आपको रखा होगा, क्योंकि ये कहानी नहीं एक हकीकत है। और कैसे किस्मत इंसान की पलटती है, कैसे कहानी से कहानी बन जाती है, उसका ब्यौरा इसमें निश्चित रूप से हमें देखने को मिला है। तो ये कहानी थी निकोलस II की, आखिरी रशिया के आखिरी ज़ार की, और हमें उम्मीद है कि कहानी आपको पसंद आई होगी। तो यही इस कहानी से जो हमें सबक मिलता है कि ये जो लम्हा मेरे साथ है, ये जो आज की जो रात मेरे साथ है, कल सब मुमकिन ना हो कि ये समा, ये लम्हे, ये पल, ये खुशी, ये गम मेरे साथ हो, तो मुझे चलते जाना है, चलते ही जाना है, और इसे चलते जाने का नाम ही ज़िंदगी है। तो गुरूर ना कर इतना अपनी इस हैसियत पर, ये हैसियत कुछ नहीं, सिर्फ एक झलावा है। ये झलावा है, ये समुंदर के आगे भी नहीं टिक पाता, सूरज की गर्मी को भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। यहाँ ना सिकंदर टिक पाया है, ना टिक पाए है तो किसी की कोई आरजू। ये ज़िंदगी है साहब, इसे चलते ही जाना है, चलते ही जाना है, और चलते ही जाना है। अपना कीमती समय दस्तक अनबिलीवेबल स्टोरीज़ को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम नई कहानियों के साथ आपके साथ आते रहेंगे। आप अपना प्यार बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।